नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि साइंस 2024 के पार्ट 7 को कवर करने वाले हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने 6 सेशन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इन सेशन में हम लोगों ने बायोलॉजी के विभिन्न टॉपिक्स को कवर किया है, ये ध्यान रखिएगा। और यह जो सेशन है मूल रूप से 17वीं बीपीएससी के लिए रिवीजन सेशन की तरह आप लोग यहाँ पर इसे ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए यह सेशन समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्रकाश संश्लेषण और पादप विज्ञान को कवर करेंगे। और इससे पूर्व बायोलॉजी खंड के बहुत सारे सेशंस को हम लोगों ने कवर कर चुके हैं हम लोग। और उन सभी का लिंक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोगों के लिए उपयोगी हो इसके लिए आप लोग उसे जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। और आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण को, परिभाषा के साथ प्रारंभ करेंगे। परिभाषा क्या होगी प्रकाश संश्लेषण की, तो समझिएगा इसे कि पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का उत्पादन करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यहाँ पर मूल रूप से अगर हम लोग देखें कि पौधों के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। अभिक्रिया को यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो अभिक्रिया से प्रश्न आप लोगों के लिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करता है, ये अभिक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगा। और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जल का यहाँ पर निर्माण होगा और ऑक्सीजन वायुमंडल या वातावरण में विमुक्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में विमुक्त होती है, ये आप पूरा रिएक्शन ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अणुओं की संख्या भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जो है यह जलीय पौधों और महासागरों में जो शैवाल पाए जाते हैं उन शैवालों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। महासागरीय शैवाल भी ऑक्सीजन के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है ये क्लोरोफिल उपस्थित कहाँ पर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में आपका ये उपस्थित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि आपका क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अवशोषित रंग कौन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो आपका नारंगी, लाल, नीला और बैंगनी, ये 4 रंगों का अवशोषण करते हैं पौधे। और क्लोरोफिल की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये हरे रंग का वर्णक है, पिगमेंट है ये। और इसमें मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम का आयन आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो पूर्व में हम लोगों ने हार्मोन को कवर किया था और ये हार्मोन से संबंधित यहाँ पर कुछ वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं, इसे हम लोग पहले देख लेते हैं। तो वाहिनी हीन ग्रंथि, जिस ग्रंथि में किसी प्रकार की वाहिकाएं नहीं होती हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ध्यान रखिएगा। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमारे शरीर में हार्मोन का स्रावन होता है। हार्मोन का स्रावन जो होगा वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं वह मस्तिष्क में उपस्थित होती है, कपाल में स्थित स्फेनॉइड नामक हड्डी में या सेल टर्सिका में यह उपस्थित होगी। अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है और अग्नाशय एक साथ में दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। पीत पिंड पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है अंडाशय, अंडाशय पीत पिंड पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है लेंडी की कोशिकाएं। और विभिन्न प्रकार के अंग और ग्रंथियां हैं जो श्रावण क्या करेगी, तो ध्यान रखिएगा जनन ग्रंथि जो होगी ये प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का श्रावण करती है। अग्नाशय की बात करेंगे तो बीटा कोशिका से इंसुलिन का श्रावण होता है। अधिवृक्क की बात करेंगे तो कार्टिसोल आपका कार्टिसोल का श्रावण किया जाता है। यदि आप लोगों ने अभी तक मानव हार्मोन से संबंधित जो सेशन हम लोगों ने कवर किया था पीछे उसे कवर नहीं किया है तो उसे आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। उसका लिंक ऑलरेडी मैंने नीचे दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण वह लाल रंग में अधिकतम होता है, अधिकतम आपका लाल रंग में होगा। और नीला रंग में इसके पश्चात सबसे पहले लाल रंग याद रखिएगा, लाल के बाद नीला का स्थान आता है।
और बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होगा। सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण होगा यह बैगनी रंग में होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ये रूपांतरण से भी संबंध प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का किस रूप से रूपांतरण होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होगा। इसके दो चरण है। प्रथम चरण की बात करेंगे तो प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से एटीपी और एनएडीपीएच के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं का निर्माण होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म हम लोग जान चुके हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी और एनएडीपीएच के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं का निर्माण होता है प्रथम चरण में। द्वितीय चरण की बात करेंगे तो प्रकाश से स्वतंत्र अभिक्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण होता है और उसका न्यूनीकरण या अल्पीकरण होता है। ये दूसरे चरण में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम लोग देखें तो इसके दो कारक हैं मुख्य रूप से। एक कारक है बाह्य कारक और दूसरा होता है आंतरिक कारक। पहले बाह्य कारकों के ऊपर चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सभी की मात्रा जो होगी यह प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। वहीं आंतरिक कारकों की बात करें तो पर्णहरित हो गया आपका, कोशिका में संचित भोजन की मात्रा और पत्ती की आंतरिक संरचना, ये तीन आंतरिक कारक जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का जो उप उत्पाद या बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के उपरांत ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो ग्लूकोज और जल का निर्माण होता है। ग्लूकोज और जल का निर्माण, जल के 6 अणु का निर्माण होता है और ऑक्सीजन के भी 6 अणु का निर्माण यहाँ पे होता है। वहीं अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक प्रमुख और उपयोगी गैस की भूमिका निभाती है। वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करेंगे तो ये दिन में या रात्रि दोनों समय में होती है, लेकिन दिन में इसकी जो प्रभावशीलता होती है वह अधिक होती है। सर्वाधिक क्रियाशीलता जो प्रकाश संश्लेषण की होती है वह लाल रंग के दौरान होती है। लाल रंग ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ती जाएगी। और इसके पश्चात हम लोग नीला, और सबसे कम यदि हम लोग देखते हैं क्रियाशीलता तो ध्यान रखिएगा हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम क्रियाशीलता होती है। वहां पर ऊपर मैंने बैगनी रंग बताया था, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो ये 4 रंग यहाँ पर दिए हुए थे, अवशोषित रंगों की जब हम लोग बात कर रहे थे, नारंगी, लाल, नीला और बैगनी, तो ध्यान रखिएगा इन 4 रंगों में सबसे ज्यादा लाल रंग में और सबसे कम बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पर आप लोग हरे रंग के साथ में उसे कोरिलेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपका विबग्योर के अनुसार दिया गया रंग है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अतिरिक्त बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक कण जो होते हैं इसे हम लोग क्वांटासोम के रूप में जानते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कण को क्वांटासोम कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के महत्व को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका 2 प्रकार से महत्व देख सकते हैं। एक तो हमारे वायुमंडल को नियंत्रित और उसके शुद्धिकरण करने के लिए, और दूसरा है भोजन सामग्री का जो उत्पादन है वह आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। और इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन गैस उन्मुक्त करते हैं या वायुमंडल में विमुक्त करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल का भी शुद्धिकरण पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। अब बात करें यहाँ पर कुछ प्रश्नों की, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रश्न भी जो दिए गए हैं मिला करके दिया गया है। तो चलिए पहले देखते हैं, निषेचन की क्रिया होती है जो मनुष्य के अंतर्गत, जो निषेचन की क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की, वो कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी, महिला की अंडवाहिनी या ओविडक्ट में निषेचन की क्रिया होती है। स्त्री का गर्भावस्था काल कितना होता है? तो 266 दिन का गर्भाकाल होता है, या इसे हम लोग 38 सप्ताह कह सकते हैं, 38 सप्ताह या 266 दिन। कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा कौन करता है? तो ये उल्व, और या इसे हम लोग इंग्लिश में एमिनियन भी कहते हैं, एमिनियन भी इसे कहा जाता है। कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा कौन करेगा? तो उल्व करता है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है वृषण में, टेस्टिस में सर्टोली कोशिका पाई जाती है। ये 1 लाइनर है, ध्यान रखिएगा। मानव भ्रूण का हृदय धड़कने लगता है चतुर्थ और पंचम सप्ताह से। जब एक गर्भ में बच्चा होता है तो उसके चौथे और 5वें सप्ताह से जो उसका हृदय का धड़कन होगा
वह प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य के भ्रूणीय विकास में प्रावस्था क्रम क्या है? तो पहले आपका युग्मनज है, जायगोट है, उसके बाद विदलन है, फिर आपका अम, भारूला बनता है, फिर ब्लास्टूला बनेगा और अंत में गैस्ट्रूला बनता है। तो ये भ्रूणीय विकास की प्रावस्था का क्रम है। इसके पश्चात देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ पौधा और ऑक्सीजन को छोड़ता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह बैक्टीरिया के द्वारा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होती है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम है जल का अपघटन। जल का अपघटन किसका परिणाम है? तो पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहां पर? तो क्लोरोप्लास्ट में यह क्रिया घटित होती है। और रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कारण क्या है? तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे क्या होता है? भूतों का निवास होता है और ये भूत तुम्हारी हत्या कर देंगे। और बेसिकली होता क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने के कारण मनुष्य का दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो मूल आपका यही है, रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। यहाँ भूत भूत कुछ नहीं है। तो पादप पोषण की बात करेंगे तो पौधों में पोषण को यदि हम लोग कहते हैं तो इसे हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी की बात करेंगे तो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए ये जो भी कार्बनिक पदार्थ इनका रिक्वायरमेंट होता है उस कार्बनिक पदार्थों ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एलिमेंट्स का ये निर्माण स्वतः करते हैं। पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे खनिज तत्व जिनसे भोजन निर्माण हेतु आवश्यक अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, वैसे खनिज तत्व जिनसे भोजन निर्माण के लिए आवश्यक अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं ये पोषक तत्व कहलाते हैं। और इन्हीं पोषक तत्वों को पौधे ग्रहण करते हैं और अंत में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण आपका पादप पोषण क्रिया के दौरान होता है। अब यहाँ पर दो चीज याद रखिएगा आप लोगों का, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये अगर जाइलम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पे जल जल का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम से जल का परिवहन होता है। इसीलिए इसका एक अन्य नाम दिया गया है जल संवाहक उत्तक, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। और जाइलम का मूल कार्य क्या है कि विभिन्न जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल है और खनिज लवणों का पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण करना, यह जाइलम का काम है। वहीं फ्लोएम जो है मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो ये ध्यान रखिएगा, इसे बास्ट टिश्यू भी कहा जाता है, बास्ट उत्तक। प्रमुख भाग के रूप में अगर देखेंगे तो इसमें चालनी नलिकाएं होती हैं, सह कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम मृदुतक होता है या फ्लोएम तंतु अथवा बास्ट रेशे होते हैं। फ्लोएम का काम क्या है? तो जाइलम के द्वारा लाए गए जल और खनिज लवणों के द्वारा जब फल का निर्माण होता है, फल यानी कि भोजन, फल यानी कि जब भोजन का निर्माण होगा तो यही भोजन जो है फ्लोएम के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरित होती हैं। पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों का अन्य भागों में स्थानांतरण फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम याद रखिएगा, पेड़ के तने में भी होता है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका कार्य क्या है। तो पौधों के जीवन चक्र के नियमित पूर्ण होने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं पोषक तत्व। और अनिवार्य तत्वों की बात करेंगे तो पौधे के पोषण के लिए कुल 17 अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। इसमें कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो दीर्घ मात्रा पोषक तत्व होते हैं जिनकी संख्या 9 है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या 9 होती है और पौधों को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब ये 9 तत्व कौन कौन से हैं? तो हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इससे मिलकर के ही हमारा ग्लूकोज बनता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। इसके पश्चात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस है और बाकी सभी के सभी क्या है? यम है। सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये तीन याद रखिएगा। नाइट्रोजन एनपीएस, एनपीएस याद रखिएगा, एनपीएस ध्यान रखना है। एनपीएस नाइट्रोजन, फास्फोरस और
सल्फर, बाकी आपका पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों हो जाएंगे। बाकी तीन यम हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीएस हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और बाकी तीन यम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीन तत्व होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर दीर्घ पोषक तत्वों की, तो दीर्घ पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य हैं ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कार्य है श्वसन का। कार्बन जो है CO2 के रूप में प्राप्त करते हैं पौधे, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन से ही प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन का ये मुख्य संगठन होता है आपका नाइट्रोजन, यहाँ ध्यान रखना है। पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम जो है प्रोटीन संश्लेषण, रंध्र का खुलना और बंद होना और विभज्योतक ऊतक की वृद्धि के लिए पोटेशियम सहायक होता है। पौधे के विभज्योतक ऊतक की वृद्धि के लिए पोटेशियम सहायक होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। फास्फोरस की बात करेंगे तो इससे कोशिका झिल्ली और कुछ प्रोटीन के संगठक के रूप में फास्फोरस को हम लोग जानते हैं, और पौधों के जड़ों की वृद्धि, जड़ों में जो वृद्धि होती है उसमें फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर में आपका प्रोटीन हो गया, जीव द्रव्य में उपस्थित होता है, ये सिस्टीन में, मेथियोनिन में उपस्थित होता है। कौन? तो आपका सल्फर। और कैल्शियम से कोशिका भित्ति में संश्लेषण होता है और कोशिकाओं में पारगम्यता बनती है, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम कहां पर मिलेगा हम लोगों को? तो क्लोरोफिल का वर्णक है, और डीएनए एवं आरएनए के संश्लेषण में मैग्नीशियम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ध्यान रखिएगा कि डीएनए और आरएनए का संश्लेषण जो पौधों में होता है, पादपों में, वो आपका मैग्नीशियम करेगा। पोटेशियम याद रखिएगा, विभज्योतक ऊतक की वृद्धि में, विभज्योतक ऊतक की वृद्धि में आपका पोटेशियम, जड़ों की वृद्धि के लिए आपका फास्फोरस है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है हमें कोशिका भित्ति में संश्लेषण और कोशिकाओं में जो पारगम्यता, एक ओर से दूसरी ओर जाने की जो स्थिति होती है कोशिकाओं में, पारगम्यता कहेंगे, तो पारगम्यता में कैल्शियम अपनी सहायक भूमिका निभाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करेंगे तो कुल 17 थे, 9 आपके दीर्घ हो गए और 8 जो होंगे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की संज्ञा इसे हम लोग देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की संज्ञा 8 तत्वों को देते हैं। इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है और लगभग पोषक तत्वों की सांद्रता जो होती है 1 पार्ट पर मिलियन से कम होती है। ध्यान रखिएगा 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन से कम होती है। अब इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करेंगे तो आपका बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल और जिंक, ये सभी आपके क्या हो गए? सूक्ष्म पोषक तत्व। और इनमें अधिकतर क्या है? आपके धातु है, बोरोन और क्लोरीन को छोड़ दीजिए तो। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधों में जो रोग होता है तांबा की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण, मैग्नीज की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे मैग्नीज की कमी से आपका मार्स रोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के रोग हम लोग आगे भी देखेंगे कि किस तत्व की कमी से कौन से रोग होते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है सूक्ष्म पोषक तत्वों के विशेष कार्य। तो यदि हम लोग बात करें बोरन की, तो बोरॉन जो है आपका प्लाज्मा झिल्ली की कार्यशीलता को बढ़ाती है, परागकण, अंकुरन, कोशिका विवर्धन, इलोंगेशन जो होता है आपका कोशिका विवर्धन, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका बोरन ही निभाता है। क्लोरीन की बात करेंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन करेगा, पत्ती और जड़ों की वृद्धि में क्लोरीन सहायक होता है। तांबा आपका उपापचय में, पौधों के उपापचय में सहायक भूमिका की निभाता है तथा पत्तियों की वृद्धि करेगा। पत्तियां में वृद्धि होगी तो प्रकाश संश्लेषण भी ज्यादा होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधों में भी वृद्धि होगी। लोहे की बात करेंगे तो पर्णहरित बनाने में ये आवश्यक एक महत्वपूर्ण तत्व है, और ये क्रेब्स चक्र में एक सहायक भूमिका निभाता है आपका लोहा। ध्यान रखिएगा श्वसन से संबंधित एक चक्र है क्रेब्स चक्र, जो कि आपका कोशिका में होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप उसमें लोहा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीज की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ श्वसन और नाइट्रोजन उपापचय की क्रिया को यह कंप्लीट करता है। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय और पुष्पन में सहायक होता है। ध्यान रखिएगा मॉलिब्डेनम की कमी होने से किसी भी पौधों में पुष्पन जो है वह नहीं हो पाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। निकेल बीज के अंकुरन को बढ़ाता है। बीज के अंकुरन को कौन बढ़ाएगा? तो निकेल बढ़ाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और पौधों की वृद्धि
और ऑक्सिन्स जो कि पादप हार्मोन है उसके संश्लेषण में सहायक भूमिका आपका जिंक निभाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पौधों की वृद्धि या ऑक्सिन्स संश्लेषण का काम कौन करता है? तो जिंक करता है। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर प्रश्न है, इसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि संवहनी या वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाता है किससे? तो जाइलम टिश्यू से जाएगा। जाइलम टिश्यू से ही तो आपका जल ऊपर जाएगा। उसके बाद है कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है तो भोजन के वहन के लिए या परिवहन के लिए। पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन है? तो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा ये तीनों यम पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। अगर ये तीनों नहीं मिलेंगे पौधों को तो सीधा यमलोक पहुंच जाएंगे। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी कौन है? तो सल्फर। सल्फर अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होता है सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ध्यान रखिएगा इसे। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो कुछ अन्य प्रश्न है कि दलहनी फसलों की गांठ गठन के लिए आवश्यक है कौन सा? तो बोरोन। और इसी दलहनी फसलों में यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा गांठ गठन जो है बोरन इसके लिए आवश्यक तत्व है। फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग विधि कौन सा है? तो फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण फसल लॉगिंग विधि है। ये ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि पौधों में फसल लॉगिंग विधि का उपयोग क्या है? तो फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। अब बात करते हैं अमर बेल और यह है कुसकुत्ता। कुसकुट्टा होता है लेकिन मैं इसे कुसकुत्ता बुलाता हूँ। रीजन क्या है अभी बताता हूँ। तो यहाँ अमरवेल ध्यान रखिएगा। अमरवेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है, स्टेम पैरासाइट है। ध्यान रखिएगा ये पूरा दूसरे पेड़ पर ही निर्भर करता है कुत्ते की तरह। ये ध्यान रखिएगा दूसरे पेड़ पे चढ़ जाएगा और उस पेड़ को मार देगा और स्वयं अपना पोषण कर लेता है। यह एक आवृत्त बीजी पौधा है। ध्यान रखिएगा ये एक क्या है? आवृत्त बीजी पौधा है। इसका तना पतला होता है, दुर्बल होता है और पीले रंग का होता है। पोषक के चारों ओर ध्यान रखिएगा जिस पौधे पर ये ऊपर चढ़ता है तो उसके चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल या इसे हस्टोरियम कहा जाता है। हस्टोरियम कहा जाता है परजीवी मूल को जो कि कुसकुट्टा में पाया जाता है। तो परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल प्राप्त करता है। मतलब मूल पौधे के ऊपर रहते हुए मूल पौधे को कुछ भी प्राप्त करने नहीं देता है। यह स्वयं का स्वयं सारा उस पौधे से प्राप्त करता है जिससे कि जो इसका पोषक पौधा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे पादप हार्मोन की। तो ध्यान रखिएगा पादप हार्मोन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं। ध्यान रखिएगा पादप हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसका निर्माण एक भाग में प्राकृतिक रूप से होगा। इसका कार्य क्या है? तो विभिन्न प्रकार का वृद्धि, प्रजनन और अन्य उपापचयी क्रियाओं का ये नियमन करते हैं। वृद्धि, प्रजनन और उपापचयी क्रियाओं का नियमन पादप हार्मोन के द्वारा किया जाता है। हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो अर्नेस्ट स्टर्लिंग। अर्नेस्ट स्टर्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसे हम लोग वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में भी जानते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में हम लोग पादप हार्मोन्स को जानते हैं। अब यहाँ बात करेंगे विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन्स और उनके कार्य की तथा उनके वर्ग की। तो ध्यान रखिएगा पादप हार्मोन्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका वृद्धि वर्धक और एक होता है वृद्धि रोधक। ग्रोथ प्रोमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स ये दो भाग होते हैं पादप हार्मोन्स के। यदि हम लोग वृद्धि वर्धक हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसमें ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीन हार्मोन मुख्य रूप से वृद्धि वर्धक हार्मोन कहे जाते हैं। वहीं वृद्धि रोधक हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसमें दो हैं आपके एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन को हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेस हार्मोन का उदाहरण है? तो आपका एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। वहीं एथिलीन की बात करेंगे तो लार्जली ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में इसका प्रयोग एथिलीन का किया जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न यूजेस देख लेते हैं इन हार्मोन्स के। तो सबसे पहले ऑक्सिन्स की बात यहाँ पर करेंगे हम लोग। सबसे पहले ऑक्सिन्स की बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये है क्या ऑक्सिन्स? तो वीड डिस्ट्रक्शन है, अपतृण निवारण या कि जो कि खरपतवार है उसको उसका नाश करता है, फसलों को गिरने से बचाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनिषेक फलन या पैर्थेनोकार्पी के लिए ऑक्सिन्स का उपयोग किया जाता है। यानी अनिषेक फलन क्या है? तो बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहा जाता है। इसमें क्या होगा? तो संतरा, नींबू, अंगूर, केला और टमाटर आदि में बिना परागन या पॉलिनेशन और निषेचन के भी फलों का विकास ऑक्सिन्स के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, संतरा, नींबू, अंगूर, केला और टमाटर, ये पांचों याद रखिएगा, इन सभी में बिना ऑक्सिन्स के पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, इस फलों का विकास होता है। ऑक्सिन्स के उदाहरण ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन्स बहुत सारे हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से भी उपलब्ध हैं और कुछ का संश्लेषण प्रयोगशाला में भी रासायनिक विधियों के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग प्राकृतिक ऑक्सिन्स की बात करेंगे तो इंडोल एसिटिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सिन्स है और इंडोल पायरूविक एसिड, ये दोनों प्राकृतिक ऑक्सिन्स के उदाहरण है। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल पायरूविक एसिड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक ऑक्सिन्स है। और इसके बाद एसिटिक और पायरूविक के बाद जो भी मिलेगा सभी का सभी प्रयोगशाला में संश्लेषण या सिंथेटिक ऑक्सिन्स के उदाहरण है। जैसे इंडोल एसिटाल्डिहाइड, ब्यूटेरिक अम्ल, नेप्थलीन एसिटिक अम्ल, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये भी आपका क्या है? ऑक्सिन्स का उदाहरण है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल क्या है? तो ये आपका ऑक्सिन्स का उदाहरण है। 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल MCPA, यह भी आपका ऑक्सिन्स का उदाहरण, ध्यान रखिएगा। और इन सभी का जो उत्पादन है यह प्रयोगशाला में इसका उत्पादन किया जाता है या सिंथेसिस किया जाता है। जिब्रेलिन की बात करेंगे तो जिब्रेलिन का उपयोग मूल रूप से बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि में यह सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, जबर होता है, एकदम जबर बना देता है पौधा को, यानी जो बौनी प्रजाति है उसको जबर रूप से उसके एकदम वृद्धि कर देगा लंबाई में। इसके अतिरिक्त यह पुष्पन और अनिषेक फलन में भी सहायक सिद्ध होता है। जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण में सहायक है, ये रट्टा मार लीजिएगा कि जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो बीजों के अंकुरण में ये सहायता करता है, ये ध्यान रखना है हमें। अब बात करते हैं वृद्धि रोधक हार्मोनों की, तो इसमें साइटोकाइनिन मुख्य रूप से पहला नाम है। साइटोकाइनिन को हम लोग फाइटोकाइनिन के रूप में भी जानते हैं, साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन के रूप में भी जानते हैं। और इसका मूल कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन करता है, यह जीर्णता को रोकता है और क्लोरोफिल को नष्ट होने से ये बचाता है। क्लोरोफिल को नष्ट होने से साइटोकाइनिन ही बचाता है। इन सभी हार्मोन्स के कार्यों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, अगर पूछे गए तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे पादप हार्मोनों से। ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक एसिड पुष्पन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है और बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध कौन करता है? तो एब्सिसिक एसिड करता है। ये ध्यान रखिएगा, बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है एब्सिसिक एसिड। वहीं हम लोग अगर बीजों के अंकुरण की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन के ठीक उल्टा एब्सिसिक एसिड काम करता है। जिब्रेलिन का उल्टा काम, जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण में सहायक है और एब्सिसिक एसिड बीजों के अंकुरण को अवरोधित करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। इसके अतिरिक्त एथिलीन, इसे हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, रिपनिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है। और इसके निकलने से ही फल पकते हैं। गैसीय रूप में पाया जाता है, एकमात्र पादप हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पौधे के तने के अग्रभाग में एथिलीन का निर्माण होता है, गैसीय रूप में ये पाया जाता है। कार्य क्या है? तो फलों को पकाना इसका मूल कार्य है। इसके अतिरिक्त पत्तियों, फूलों और पुष्पों के विलगन को ये तीव्र करता है, यानी पेड़ पौधों से पत्ती, फूल और पुष्पों के अलग होने की क्रिया को ये एथिलीन तीव्र करता है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया। पादप हार्मोन हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, ये सारे के सारे हैं। पादप हार्मोन और उसके कार्य क्या है? तो ऑक्सिन्स शिखर प्रधानता, ध्यान रखिएगा, शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक होता है। ये चारों कार्य आप लोग याद रखिएगा। शिखर अगर किसी में बढ़ रहा है तो इसका कारण क्या है? ऑक्सिन्स हार्मोन
जिब्रेलिन का मूल कार्य है कोशिका में वृद्धि, साइटोकाइनिन का मूल कार्य है कोशिका विभाजन और एब्सिसिक एसिड का कार्य है वृद्धि अवरोधक के रूप में एब्सिसिक एसिड कार्य करता है। वहीं सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन आपका एब्सिसिक एसिड है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन तो एथिलीन, फलों को पकाने वाली गैस तो ध्यान रखिएगा एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड से इसकी उत्पत्ति होती है। वृद्धि मापक यंत्र की बात करेंगे तो ऑक्सेनोमीटर से वृद्धि मापक यंत्र है। और जीर्णता को विलंबित कौन करेगा या रोकेगा कौन? तो साइटोकाइनिन। ये ध्यान में रखिएगा, ये सभी के सभी आपसे प्रश्न पूछे भी गए हैं और इस बार पूछे भी जाएंगे और हो सकता है कि सूचीबद्ध करके मिलाने के लिए भी आप लोगों को दे दे। ठीक है, तो सूखा सहिष्णुता, गैसीय स्थिति, फलों को पकाने वाली गैस और जीर्णता को रोकता है। कौन रोकता है? तो ये सामने आपके चारों ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे पादप जनन की, रिप्रोडक्शन की। तो पादप जनन की परिभाषा के रूप में यदि हम लोग देखें तो पौधों द्वारा अपनी तरह की संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग पादप जनन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। ये ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे हम लोग कहते हैं। जनन के लिए अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से पादप के भाग कौन कौन से हैं? तो ये है आपका फूल में जनन क्रिया संपन्न होती है। इसमें आपका पुंकेसर स्टेमेंस होगा और जो कि नर जननांग है, और अंडप जो कि कार्पेल है, स्त्री केसर इसे हम लोग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंडप और स्त्री केसर, पुंकेसर नर जननांग है और ये दोनों क्या है? प्रजनन अंग है। पौधों के कहां पर होगा? तो पुष्प में पाया जाएगा, फूल में पाया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन की। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसकी परिभाषा में कि जीवधारी या पौधों के द्वारा यौन कोशिकाओं या युग्मकों के मिलन के बिना प्रायः अपने समान अर्थात जनक के एकदम समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसकी अनेक विधियां हैं, जैसे हमारा है मुकुलन या बडिंग इसे हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा पौधों में भी इस प्रकार से होता है आपका क्या? अलैंगिक जनन। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त कायिक प्रवर्धन जिसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, इससे अलैंगिक जनन होगा। पुनरुद्भवन भवन से होगा। कलिका गैम्यूल्स से होता है। आपका बीजाणु जनन होगा, खंडी भवन और द्विविभाजन विभाजन, ये सभी के सभी अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं जिनका उपयोग पौधे करते हैं। अब लैंगिक जनन की बात करेंगे तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाओं या जो सेक्स सेल्स हैं उसका इस्तेमाल कर अपनी ही प्रजाति के नए जीव को जन्म दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका लैंगिक जनन में होगा। अब बात करेंगे ऊपर हम लोग अलैंगिक जनन में जो विधियां पढ़े हैं, कायिक प्रवर्धन वगैरह, कायिक प्रवर्धन, पुनरुद्भवन, कलिका, आपका बीजाणु जनन, खंडी भवन, द्विव विभाजन और मुकुलन, इन सभी को यहाँ हम लोग विस्तार पूर्वक पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। अब सबसे पहले कायिक प्रवर्धन की हम लोग परिभाषा देखें तो ध्यान रखिएगा कि ये तो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो बिना किसी अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिना किसी जननांग की सहायता के किसी पौधे के भागों जैसे तना एवं पत्तियों आदि से नए पौधों का विकास किया जाता है। कभी कभी कटमार करते हैं हम लोग पौधों की तना में और वहां से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा कायिक प्रवर्धन है। और यदि आप लोग फूल वगैरह में शौक रखते हैं तो गुलाब को यदि आप लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वगैरह करते हैं। अलैंगिक जनन विधि है। पारंपरिक विधियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, स्तंभ कर्तन या तना काट जिसकी बात में भी कर रहा था, स्टेम कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा और ग्राफ्टिंग के द्वारा। स्टेम कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये तीन विधियां पारंपरिक विधि हैं। और इसकी विशेषताएं क्या है? तो नए पौधे आकारकीय एवं आनुवांशिकीय रूप से अपने पेरेंट्स के समरूप होते हैं। जो भी नए पौधे का विकास होगा वो आनुवांशिकीय रूप से और आकारकीय रूप से अपने माता पिता के अनुरूप ही ये होते हैं। स्तंभ कर्तन की बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं स्तंभ कर्तन किया गया है कि जनक पौधे के तने के एक भाग से नए पौधों का विकास, जनक पौधे के एक भाग से, ये ध्यान रखिएगा, इस भाग से नए पौधे का विकास हुआ है, इसे हम लोग स्तंभ कर्तन कहते हैं। ये दोनों जगह देखिए कि स्तंभ से नए नए पौधे का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें स्तंभ कर्तन में बोगनविलिया, कार्नेशन, गुलाब और अंगूर,
ये ध्यान रखिएगा, गुलाब जो पीछे मैंने उदाहरण दिया था वो उदाहरण आपका कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत होगा, नहीं कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत नहीं होगा। ध्यान रखिए, कलम काट, हाँ कलम बांधना, हाँ बिल्कुल होगा, कलम बांधते हैं, हाँ बिल्कुल बांधते हैं, गुलाब में होता है। चलिए, गुलाब में होता है। अब आइए स्तंभ कर्तन की बात करेंगे, तो स्तंभ कर्तन का उदाहरण मूलतः आपका बगनविलिया, कार्नेशन, गुलाब हो गया या अंगूर हो गया। हम लोग गुलाब के डंठल को सीधा हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं और वहां से देखते हैं कि बगल से, साइड से या आगे पीछे से क्या होता है, वहां पर कलियां निकल, ये उसका स्टेम्स वगैरह निकलना प्रारंभ होता है, पत्तियां निकलनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोको, कोको बीज प्रवर्धन प्लस स्तंभ कर्तन दोनों के द्वारा किया जाता है। गन्ना की बात करेंगे तो गन्ना में भी हम लोग देखते हैं कि तने में उपस्थित पर्व जो नोड्स होते हैं तथा पर्व संधियों के प्रयोग से स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। स्तंभ कर्तन और तना काट विधि के द्वारा हम लोग देखते हैं कि गन्ना का प्रवर्धन या विकास किया जाता है। स्तंभ कर्तन और तना काट विधि, तना काट विधि हम लोग यहाँ पर देखे थे, तना काट विधि, स्तंभ कर्तन, ये ध्यान रखिएगा पारंपरिक विधियों का उदाहरण है, पारंपरिक विधियों का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा ये वाला पहला वाला पोर्शन जो था स्तंभ कर्तन, स्तंभ कर्तन। अब आइए, इसके द्वारा गन्ना को हम लोग रोपते हैं। अब बात करते हैं आगे दाब तकनीक, ये तीनों का है, पृथक 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 पक्वता या भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी, और इसके पहले दाब तकनीक लेयरिंग का बात कर रहा है, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा लेयरिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। आइए पहले बात करेंगे लेयरिंग की। तो लेयरिंग के विषय में अगर हम लोग बात करें तो पौधों की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराए जाने के कारण तने में उगाई जड़ों को काटकर नए पौधों के रूप में उगाना आपका दाब तकनीक का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से तना को हम लोग क्या किए, नीचे जमीन में गाड़ दिए और यहाँ से फिर जब जड़ों के द्वारा एक नया पौधे का विकास हो गया तो इसे हम लोग किसी दूसरी जगह उखाड़ करके लगा देंगे, तो ये आपका दाब तकनीक मेथड्स के द्वारा पौधों को उगाना है। दाब तकनीक मेथड से पौधों को उगाना है। इसका प्रमुख उदाहरण है चमेली, याद रखिएगा, चमेली को हम लोग दाब तकनीक की मदद से उगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पृथक पृथक पक्वता की बात करेंगे, डाइकोगेमी की बात करेंगे, तो परिभाषा के रूप में अगर हम लोग देखें तो उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी फूलों में पुमंग तथा जायांग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। इन पुष्पों में स्वपरागन संभव नहीं है। यहाँ पर दो प्रकार से परागन होता है, एक है पूर्व पुंपक्वता, प्रोटेंडरी, और प्रोटोगैनी, प्रोटोगैनी पूर्व स्त्री पक्वता। अब बात करेंगे तो पूर्व पुंग पक्वता जो है पराग कोश का अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाना, और अंडाशय का पराग कोश से पहले परिपक्व होना, यानी जो पूर्व पुंग पक्वता है यानी कि पुलिंग, पुलिंग जो है पराग कोश का अंडाशय से पहले परिपक्व होता है और अंडाशय का परागकोश से पहले पूर्व स्त्री पक्वता का कहलाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग पुष्प के विभिन्न भागों की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि ये हमारा है फूल, ये है फूल, और इसे हम लोग कहते हैं इसके विभिन्न भाग। सबसे पहले डंठल, डंठल नीचे वाला जो पार्ट है ये डंडा होता है, गुलाब का फूल नहीं दिया गया, नहीं मिला होगा इन्हें, ठीक है, इसलिए डंठल का वाला पार्ट कहलाता है। यहाँ जो पार्ट है इसे कहा जाता है पुष्पासन, इसे थैलेमस या पुष्पासन कहा जाता है। इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो पार्ट है ये दोनों हमारा बाह्य दल है, बाह्य दल पुंज या सेपल कहलाता है, बाह्य दल पुंज ये दोनों है। इसके ऊपर अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे तो ये जो है हमारा, ये है बीजांड, बीजांड या ओव्यूल है, बीजांड या ओव्यूल, ये हमारा है अंडाशय, ध्यान रखिएगा अंडाशय हो गया। इसके ऊपर में, इसके ऊपर में ये जो पार्ट है हमारा ये हो जाएगा वर्तिका या स्टाइल, इसके ऊपर में वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों पोर्शन जो है अंडाशय, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों के तीनों जो है स्त्री केसर के उदाहरण है, तीनों हमारे स्त्री केसर के उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं हम लोग बात करेंगे परागकोश की, आपका तंतु का और दलपुंज का, दलपुंज का ध्यान रखिएगा, पीटल, इसे पीटल कहा जाता है। ये तीनों के तीनों पुंकेसर है, परागकोश, तंतु और दलपुंज या पीटल, ये क्या है, पुंकेसर के उदाहरण है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री केसर का उदाहरण है या कौन पुंकेसर का उदाहरण है।
तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों स्त्री केसर है, और एंथर, फिलामेंट और पीटल ये तीनों के तीनों पुंकेसर के उदाहरण है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं पॉलिनेशन, परागन की। तो परागन करने की विभिन्न विधियां होती है, विभिन्न विधियां। पहले हम लोग देखते हैं परागन की परिभाषा की। पॉलिनेशन क्या है? तो पराग कणों के पराग कोश एंथर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा क्या है? तो एक पुष्प के परागन का उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागन कहती है। इसमें कोई बाह्य रूप से हस्तक्षेप नहीं डाल रहा है, ये स्वयं से ये चीज हो रहा है। लेकिन पर परागन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक पुष्प के परागन का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? पर परागन कहलाता है। और पर परागन की विधि अगर हम लोग देखेंगे तो यह जो है आपका विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं, जैसे वायु के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, जल के द्वारा। ये विभिन्न प्रकार से पर परागन हो सकता है। जंतु की बात करेंगे तो कीट और पक्षियों के द्वारा। कीट और पक्षी क्या करते हैं? वह फूल और पत्तियों पर बैठते हैं, जिससे उनके पैरों में आपके परागकण जो होते हैं वो लग जाते हैं, और जब वो दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधों पर बैठते हैं तो वहां पर ले जाकर के ये परागन या पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो पक्षी भी परागन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृत्रिम परागन की बात करेंगे तो मनुष्य यानी हम लोग क्यों बचते? हम लोगों के द्वारा कृत्रिम ढंग से यानी कि अंदर प्रयोगशाला में बैठ करके किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कृत्रिम परागन कहलाएगी। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमारा दिमाग जब खाली था तो शैतानी कर रहे थे और किसी और फूल का, किसी और पुष्प का परागकण को दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, और देख रहे थे कि इससे होता क्या है, क्योंकि जानने का जो गुण है वो हमारे अंदर में कूट कूट करके भरा गया है। अब यहाँ पर कुछ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन है? तो परागकोश। ध्यान रखिएगा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग परागकोश है। पौधों में गूटी लगाने का कार्य वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। क्लोनल वर्ण का प्रयोग होता है आलू में। मां पौधे की भांति पौधा कहां मिलता है? तना काट में। भ्रूण मिलता है कहां पर? तो बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो पुष्प, क्योंकि यहीं से जीवन प्रारंभ होता है। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है क्या? तो प्रकाश। प्रकाश बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश हो चाहे नहीं हो, बीज का अंकुरण होगा। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता क्या है? तो संकर बीज। ये प्रत्येक वर्ष बदला जाता है, क्योंकि अगर आपने आज संकर बीज का धान उपजा लिया है तो अगले वर्ष उसी धान का प्रयोग करके उसे बीज के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, धान की खेती नहीं होगी। अब बात करेंगे पौधों के आर्थिक महत्व की, और सबसे पहले हमारा सूरजमुखी, सनफ्लावर, जो सूरज की ओर अपना मुंह किए हुए रहता है। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम है। उसका मुख्य उत्पाद क्या है? तो तेल। और इसका जो तेल है वो उसमें वसा की मात्रा अत्यंत कम होती है, और यह हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। इसका प्रकार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यह एस्ट्रेसी कुल का पौधा है और यह एक आवृत्त बीजी पादप है। आवृत्त बीजी पादप कौन है? तो आपका सूरजमुखी है। अब सुगंधित तेलों की बात करेंगे, एरोमेटिक ऑयल की। तो ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक ऑयल मूल रूप से हम लोग लौंग से प्राप्त करते हैं। लौंग हो गया, पिपरमिंट पुदीना हो गया, या मेंथा पिपरिएटा हो गया, चंदन हो गया, या कपूर। कपूर भी आपका पौधों से ही प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सभी के सभी लौंग, चंदन, कपूर और पिपरमिंट ये सुगंधित तेल के अंतर्गत आते हैं। अब नीम की बात करेंगे। नीम ध्यान रखिएगा, तो प्रयोग हम लोग सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एजाडिरेक्टिन रसायन इसमें होता है। नीम में एजाडिरेक्टिन रसायन होता है, जो कि कीटनाशक और कवक नाशक होता है। साथ ही साथ मॉस्किटो रिपेलेंट जो होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट जो कि हम लोग कछुआ छाप अगरबत्ती जलाते हैं, उसके उत्पादन में भी नीम का प्रयोग किया जाता है मच्छरों को भगाने के लिए।
प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो पहला है आपका फसल में कीट वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। यदि आपके फसल में कीट लग गया है तो नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं या नीम युक्त दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। नीम का उपयोग हम लोग अपने घरेलू उपचार में भी करते हैं, जैसे चर्म रोग में इसका उपयोग किया जाता है, परजीवी रोग में किया जाता है, गर्भ निरोधक के रूप में किया जाएगा, मलेरिया, चेचक, दमा या सांप और बिच्छुओं के काटने से विषरोधी जैसी दवाओं के निर्माण में नीम का उपयोग हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त बायोडीजल के उत्पादन में और यूरिया की कोटिंग में आज के दिन में नीम कोटेड यूरिया हमें प्राप्त होता है। तो यूरिया की कोटिंग मूलतः नीम के तेल के द्वारा ही की जाती है। बायोडीजल की बात करेंगे तो बायोडीजल का प्रमुख उदाहरण क्या है? करंज और करंजा। करंज और करंजा बायोडीजल का इसका प्रमुख उदाहरण है, इससे बायोडीजल बनाया जाता है। वानस्पतिक नाम क्या है करंज या करंजा का? पोगैमिया पिन्नेटा। पोगैमिया पिन्नेटा आपका करंज का वानस्पतिक नाम है जिससे कि बायोडीजल बनता है। इसके अतिरिक्त पोगैमिया का तेल की प्राप्ति होती है किससे? तो करंज से। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है आपका जेट्रोफा, काफी ज्यादा चर्चित रहता है इंडिया में। इसे हम लोग रतन ज्योत के नाम से जानते हैं। जेट्रोफा को रतन ज्योत के नाम से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है जेट्रोफा कर्कास। जेट्रोफा कर्कास रतन ज्योत का वानस्पतिक नाम है। यह एक आवृत बीजी कुल का पौधा है और अन्य नकदी फसलों की तुलना में यह कम जल की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें बायोडीजल की तो इसका मुख्य रासायनिक संगठन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन और लिपिड, जिसमें मोम की प्रचुर मात्रा रहती है। और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। ये ध्यान रखिएगा। जेट्रोफा से हम लोग बायोडीजल प्राप्त करते हैं और इसकी विशेषता क्या है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जेट्रोफा करंज, नागचंपा और नीम आदि जैसे पादपों से डीजल के समरूप ईंधन का उत्पादन किया जाता है। और इससे अगर हम लोग उत्पादन कर ले इतना कि भारत को पेट्रोलियम पदार्थ या कच्चे तेल का आयात कम हो तो काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का बचत होगा। अब प्रमुख औषधीय पादपों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है पुदीना। पुदीना खाइए, पेट को ठंडा रखता है और इसका उपयोग पाचक के रूप में किया जाता है। पेट में किसी प्रकार का वायु दोष हो तो वायु विकार को यह दूर करता है। पेट का दर्द को ठीक करता है। पुदीन हरा हम लोग खाते हैं पेट दर्द में। अपच को ठीक करता है। ये ध्यान रखें, पुदीन हरा जो गोली आती है वो इसी पुदीना से बनी होती है, मिंट से। इसके पश्चात तुलसी की बात करेंगे तो तुलसी जो है द्विबीज पत्रीय एक शाकीय पादप है। इसका उपयोग कफोत्सारक यानी कफ को निकालने वाले औषधियों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। प्रतिजैविक गुण होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। और प्रतिजैविक गुण के कारण इसे हम लोग विभिन्न चीजों में इस्तेमाल करते हैं। खांसी होता है तो तुलसी का काढ़ा पी लेते हैं तो कफ भी निकलता है इससे। सर्दी जुकाम हो, खांसी हो तो काफी चीज हम लोग तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं ब्राह्मी पौधा है तो इसका उपयोग मस्तिष्क के टॉनिक के रूप में करते हैं। याददाश्त बढ़ाने का काम करता है, उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम ब्राह्मी करता है। किसकी? तो मस्तिष्क की। सदाबहार का पौधा जो है ये मधुमेह को दूर करता है। पुदीना की बात करेंगे तो ये बात हत है या बात हंता की बात करते हैं, जो कि ऊपर हम लोग देख चुके थे। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार का विकार यदि उत्पन्न होता है तो उसमें पुदीना लाभदायक होता है। तुलसी की बात करेंगे तो कफ को निकालने वाला ये कारक, एक कफ को निकालने वाला एक प्रमुख औषधि के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्नों की। तो कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन किसका उन्नत किस्म है? तो आपका आंवले का उन्नत किस्म है। ये ध्यान रखिएगा। आंवला, कच्चा आंवला खाइए, पानी पीजिए, बड़ा ठंडा लगता है, बड़ा मीठा मीठा लगता है, पानी भी मीठा लगता है। आम की नीलम और अल्फांसो का संकर किस्म क्या है? तो रत्ना। आम की नीलम, आम का जो एक संकर नस्ल है इसे नीलम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और अल्फांसो भी आम का ही एक नस्ल है। तो अल्फांसो का संकर किस्म, आम की नीलम और अल्फांसो का संकर किस्म रत्ना। ठीक है, अच्छा सॉरी, आम का संकर नस्ल है नीलम और अल्फांसो को मिला करके बनाया गया है रत्ना आम। रत्ना भी आम का एक संकर नस्ल है। मैं गन्ना सोच रहा था उतनी देर से। चलिए, काशी लालिमा। काशी लालिमा फसल प्रजाति किसकी है? तो भिंडी की। काशी की लालिमा बहुत अच्छी है। सीओ 1148 किसकी प्रजाति है? तो गन्ना की। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम, जिससे मैक्रोनी, जिसे क्या बोलते हैं, पास्ता मैक्रोनी जिससे बनता है
मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक है लाइकेन, ध्यान रखिएगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किसका है, किससे बनाया जाता है, तो लाइकेन से बनाया जाता है। तुलसी के पौधे में औषधीय कारक क्या है, तो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। और ये फेवरेट प्रश्न है, विभिन्न आयोगों का ये प्रश्न क्या है, फेवरेट है, प्यार है इस प्रश्न से। तुलसी के पौधों में औषधीय कारक क्या है, तो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड। और पेट्रोपादप है करंजा, रतनजोत या जेट्रोपा, इससे हम लोग कहते हैं बायोडीजल का निर्माण इसी से किया जाता है। लौंग की बात करेंगे तो लौंग हम लोग हमेशा खाते हैं, खाना खाने के बाद भी। जन्म स्थान कहाँ है इसका, इंडोनेशिया में। मिर्टेसी कुल का पौधा है और इसका प्रयोग किया जाने वाला भाग कौन सा है, तो पुष्प कलिका। पुष्प कलिका का उपयोग हम लोग करते हैं, लौंग को खाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसकी पुष्प कलिका खा रहे होते हैं। उपयोग क्या है, तो भोज्य पदार्थों में। और यदि टूथेक या दंतशूल, दांतों में दर्द हो गया है तो उसके निवारण में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और दांतों में दर्द होता है तो हम लोग लौंग के तेल का उपयोग करते हैं। सदाबहार क्या है, तो सदाबहार आपका 12 महीना खिलने वाला पौधा है, जो पांच पंखुड़ी वाला होता है, लाल होता है, पत्ती जो होता है हरा होता है। हम लोग गमले में इसे लगाते हैं और पूजा पाठ के दौरान इसका काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो सदाबहार का इसे पौधा है। मधुमेह के उपचार में ये बहुत ही उपयोगी होता है और ये 12 महीने, सभी महीने खिलने वाला ये फूल है। हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी राइजोम या प्रकंद का उदाहरण है। इसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा है। इसका कुल क्या है, जिंजीबरेसी, जिंजीबरेसी इसका कुल है हल्दी का। और उपयोग हम लोग औषधि के रूप में, मसालों के रूप में और रंग कारक, रंगने के रूप में भी करते हैं। यदि कोई हमारे यहाँ पर त्योहार, कोई भी तीज त्योहार हो या फिर किसी प्रकार का ऐसा शुभ कार्य होता है तो हम लोग धोती वगैरह जो सफेद होता है उसे हल्दी में ही रंगते हैं, उसे हल्दी में ही रंगा जाता है। गन्ना की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, गन्ना शुगर केन है, इथेनॉल की प्राप्ति होती है, जैव ईंधन जिसे हम लोग कहते हैं। गन्ना से इथेनॉल की प्राप्ति होती है, शक्कर बनाया जाता है, गुड़ या खांडसारी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। प्रमुख उपज, इसकी प्रमुख प्रजाति कौन है, तो CO118, पूर्वी उत्तर प्रदेश में CO118 जो है इसका उत्पादन किया जाता है। गन्ने का सर्वाधिक उपज कहाँ होता है गन्ना का भारत में, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ब्राह्मी की, नीचे ही चलते चलते हैं, उसके बाद में हम लोग ऊपर चले जाएंगे। ब्राह्मी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसका वानस्पतिक नाम है बकोवा मुन्नरी, बकोपा मुन्नरी। अन्य नाम इसे जल नींब के रूप में भी जाना जाता है और यह जलासन्न भूमि में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रयोग कहाँ होता है, तो मस्तिष्क को पोषण देने में, स्फूर्तिदायक के रूप में और स्नायु कोशों का पोषण और उन्हें उत्तेजित करने के लिए हम लोग ब्राह्मी का सेवन करते हैं। वहीं बात करेंगे पुदीना या मेंथा का, तो इसे मेंथा अर्बेसिस इसका वानस्पतिक नाम है। इसका पुदीने का अर्क या मेंथॉल तेल का उत्पादन इसका किया जाता है और इसका सेवन हम लोग करते हैं। मेंथा ऑयल का हम लोग काफी ज्यादा उत्पादन देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी। विधि क्या है, तो पुदीने की पत्तियों का भाप आश्वन या स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा इसका मेंथॉल उत्पादन का, मेंथॉल या मेंथा तेल का उत्पादन किया जाता है। भारत द्वारा संपूर्ण विश्व के मेंथा उत्पादों का लगभग 75 से 80% उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है और उसमें भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेंथॉल तेल का उत्पादन किया जाता है। अब आइए चिलगोजा, चिलगोजा का वानस्पतिक नाम अगर देखेंगे तो पाइनस जीराड्रियाना, पाइनस जीराड्रियाना चिलगोजा का वानस्पतिक नाम है और ये पाइन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है। नीचे आप लोग चिलगोजा के उपनाम को भी आप लोग लिख सकते हैं कि चिलगोजा के उपनाम को क्या कहा जाता है। अब बात करते हैं कैफीन की, तो कैफीन मूलतः मनोस्फूर्तिदायक और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक उत्तेजक औषधि है। इसका रासायनिक सूत्र है C8H10N4O2। अब इसका रासायनिक सूत्र है कैफीन का। इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है, तो यह एल्कोलॉइड या क्षारक पदार्थ है और प्रमुख स्रोत की बात करेंगे तो चाय, कॉफी और कोको, चाय, कॉफी और कोको में कैफीन पाया जाता है। इसीलिए चाय हम लोग पीते हैं तो नींद चली जाती है, कॉफी पीते हैं तो लगता है कि अब तो हो गया, अब तो 2 पेज और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं विभिन्न उत्पादों की, तो अफीम का उत्पादन ओपियम जो है फल से प्राप्त होता है, पॉपी ध्यान रखिएगा।
गोल ऐसा फल होता है, ये इस प्रकार का दिखाई देता है और इसी पर कट मार्क करके अफीम जो कि एक रेजिन टाइप का होता है, इसी से प्राप्त किया जाता है आपका ओपियम। हींग जड़ से प्राप्त किया जाता है और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान आदि देशों की एक पौधे से हींग प्राप्त किया जाता है। रबर की बात करेंगे तो रबर आपका तना में होता है, रबर आपका तना से प्राप्त होता है। कुनैन की बात करेंगे तो चिनकोना की छाल से हम लोग प्राप्त करते हैं कुनैन। मलेरिया के लिए रामबाण औषधि है। फसलों की बात करेंगे तो फसलों में सरसों की प्रजाति है वरुणा, मटर की प्रजाति है सपना, मूंगफली की प्रजाति है कौशल और आम की प्रजाति है सूर्या। ये ध्यान रखिएगा, ये सब हो सकता है कि मिलाने के लिए प्रश्न भी दिया जाए। अन्य पादपों की बात करेंगे तो हम लोग क्रिकेट भारत में बड़ा प्रचलित है, बड़ा प्रेम से लोग खेलता है क्रिकेट। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हॉकी से लोग दूर दूर तक नाता नहीं रखते हैं, लेकिन क्रिकेट से सभी लोग को पता है। क्रिकेट बैट की बात करेंगे तो इसका निर्माण किससे होता है, तो बिलो की लकड़ी से होता है। कश्मीर में इसका उत्पादन होता है बिलो की लकड़ी। और इसका बिलो का वानस्पतिक नाम क्या है, तो सैलिक्स अल्वा बिलो की लकड़ी का वानस्पतिक नाम है। हॉकी स्टिक की बात करेंगे तो हॉकी स्टिक शहतूत या मलबरी की लकड़ी से बनता है और शहतूत का वानस्पतिक नाम क्या है, तो मोरस अल्वा। मोरस अल्वा शहतूत का मलबरी का वानस्पतिक नाम है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका, तो पावर अल्कोहल के लिए सीरा चीनी उत्पादन में बनता है। ध्यान रखिए, गन्ने के रस से सीरा बनाया जाता है, तो पावर अल्कोहल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा मत लीजिएगा, आप भी पावरफुल महसूस कीजिएगा स्वयं को, पावर स्टार टाइप से। चिलगोजा की बात करेंगे तो साइकस के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। पीछे हम लोग देख चुके हैं। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ कौन है, नीम, जिसे मच्छर भागता है रिपेलेंट के रूप में। शीतल पेय है कोला, में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, कैफीन होती है। चाय की पत्ती में विद्यमान उत्तेजक तत्व क्या होता है, कैफीन। समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, आयोडीन। समुद्री खरपतवार समुद्र में होता है, तो समुद्र तो नमक का सबसे बड़ा स्रोत है, तो समुद्री खरपतवार में होगा क्या, आयोडीन होगा। कट्टू का आटा, जो पानी वाला सिंघाड़ा होता है, याद रखिएगा, कट्टू का आटा प्राप्त होता है किससे, फैगोपाइरम से। फैगोपाइरम कहा जाता है पानी वाला सिंघाड़ा, हम लोग कहते हैं पानी वाला सिंघाड़ा। हींग प्राप्त होता है तो तने एवं जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त होता है। कॉर्क किससे प्राप्त होगा, तो क्वैकर्स से कॉर्क प्राप्त होता है। टापा कपड़ा बनाया जाता है मोरेसी परिवार या सहतूत के कपड़ा से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा क्या है, मैंने पढ़ना नहीं आज तक। अब आइए प्रमुख पादप रोगों का, तो इसे आप लोगों को थोड़ा सा रट्टा मारना होगा। पादप रोग को रट्टा मार लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है क्या क्या चीज, उसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पादप रोग का अध्ययन किसे कहते हैं, तो फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी पादप रोगों का अध्ययन कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवकों के द्वारा होता है, या विषाणुओं के द्वारा होता है, या जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगर कवक का नाम नहीं पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा रोग कवकों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर केवल हम लोग कवक जनित प्रमुख रोग की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा रस्ट रोग जो होगा, रस्ट रोग गेहूं का होता है, गेहूं का रस्ट और गेहूं का स्मट। उसके बाद आलू की अगेती अंगमारी या पछेती अंगमारी, अगेती या पछेती अंगमारी जो रोग होगा आलू में, ये भी कवक से। आलू का वाट रोग, वाट डिजीज, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का रेड रॉट, लाल गलन रोग, ये सभी कवकों से होने वाले रोग के उदाहरण है। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्लथकंड या स्मट रोग जो है वह किसमें होता है, गेहूं, आलू, मूंगफली, गन्ना, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, स्मट रोग गेहूं, रस्ट रोग गेहूं, आलू की अगेती पिछेती अंगमारी, आलू का वाट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल गलन रोग, धान की भूरी पर्णचित्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये भी एक रोग है कवक से। अरहर की म्लानी, विल्ट ऑफ अरहर, ये आपका कवकों से होने वाले प्रमुख रोग हैं। पौधों में जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, आलू का पोटैटो विल्ट, यहां ध्यान रखिएगा, ऊपर हम लोगों ने अभी देखा है कि आपका अरहर की म्लानी या विल्ट रोग, अरहर का विल्ट रोग देखिए यहाँ पे किससे है, तो अरहर का विल्ट रोग जो है आपका ये कवक से होता है। लेकिन आलू का विल्ट रोग, पोटैटो विल्ट, अगर हम लोग देखेंगे तो ये जीवाणुओं से होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्यूडोमोनास सोलेने सीरम,
ये 50-50 बार 100-100 बार पढ़ के मैंने इसे रट्टा मारा था एक समय में, जब मैं तैयारी करता था उस समय। उसके बाद फिर कहा कि ना, ये लैटिन नाम है, इतना ना होगा। तब फिर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब आइए, क्राउन गॉल रोग, क्राउन गॉल डिजीज है आपका, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। बंद गोभी का काला गलन, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ये आपका जीवाणु से होगा। नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग जो है ये आपका होता है किससे, तो हो जाएगा आपका जीवाणु से होने वाला रोग। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न तत्वों, हम लोग ऊपर देखे थे कि पोषक तत्व, अब उन पोषक तत्व जो कि 17 पोषक तत्व थे आपके, 9 मेन पोषक तत्व और 8 सूक्ष्म पोषक तत्व, तो उन तत्वों के कमी से होने वाले प्रमुख पादप रोग कौन कौन से हैं। जस्ता या जिंक की कमी से देखेंगे तो धान में खैरा रोग होता है। जस्ता या जिंक की ही कमी से मक्का में सफेद कली रोग होता है। जस्ता या जिंक की कमी से नींबू का लिटिल लीफ रोग होता है। बोरन की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। बी फॉर बोरन, बी फॉर ब्राउनिंग, याद रखिएगा, बी फॉर बोरन, बी फॉर ब्राउनिंग, और फूलगोभी में ये होता है। बोरॉन की कमी से ही देखेंगे तो चुकंदर का हार्ट रोग होता है। तांबा या कॉपर की कमी से नींबू में डाइबैक रोग होता है। मॉलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में भिप्टेल रोग होता है। मॉलिब्डेनम का नाम भी अटपटा और भिप्टेल रोग भी अटपटा, तो पत्ता गोभी में आपका भिप्टेल है और बड़ा ही अटपटा तत्व से अटपटा रोग पत्ता गोभी में होता है। तो मॉलिब्डेनम से भिप्टेल रोग, और ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, ऑक्सीजन की कमी से। तो आज के इस सेशन में प्रकाश संश्लेषण और पादप विज्ञान से संबंधित जो सेशन था जीएस दृष्टि साइंस 2024 का, यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। साथ ही साथ आप लोगों का जो 70वीं बीपीएससी का रिवीजन हो रहा होगा वो बेहतरीन तरीके से हो रहा होगा। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।